नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन हम लोग एनसीईआरटी चलने का प्रयास करेंगे। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मतलब समझ में आया कि टोटली एनसीईआरटी के बेस पे हम पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी की बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आप जानते हो। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली तो आप समझो कि आपके ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की बुक है उसका 2nd नंबर का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। टॉपिक का नाम सुन लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वो टॉपिक हमें पढ़ना है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है हमें ही जानना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले कि कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ऐसी फ्लावर के अंदर ऐसी क्या चीज होती है कि वो चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। दैट मीन्स एक चीज मेल की तरह काम करेगी, एक चीज फीमेल की तरह काम करेगी, दोनों की सेल्स फ्यूज होंगे, घटना को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीड बनेगा, एक बीज बनेगा, उस बीज से एक नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, आपको बात क्लियर हुई? क्या पढ़ेंगे? तो इसके लिए हमें जानना है कि वो कौन सा ऑर्गन है, वो कौन सा अंग है जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वो ऑर्गन, वो अंग है। आपके सामने डायग्राम आपको नजर आया होगा, हेडिंग आपको यहां नजर आ रही है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन है प्लांट के अंदर जो क्या है, वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। आपको टिपिकली एक रफली मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है फ्लावर का। इसमें डायग्राम में आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां आपको नजर आ रहा है जो पार्ट जैसा है मैं उसी पेन से इसको लिखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये देखिए, ये ग्रीन कलर की जो लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, इनको बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। दीज आर द सेपल्स, SEPALS। क्या कहलाते हैं ये? सेपल्स कहलाते हैं। ठीक है, बस कुछ नहीं है, ग्रीन कलर का पार्ट होता है, बेसल पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में सेपल के ऊपर आपके रेड कलर का जो ये नजर आ रहा है पोर्शन, ये वाला रेड कलर वाला पोर्शन, केवल रेड रेड लाइनिंग पे आपको ध्यान देना है। ये एक्चुअली में फूल की पंखुड़ियां होती हैं। आपने देखा गुलाब की पंखुड़ियों को हम अलग अलग करते हैं, उनको प्लक आउट करते हैं, उनको सूंघते हैं, उसमें स्मेल आती है, अच्छी सी स्मेल आती है, सुगंध आती है। तो जो पंखुड़ियां होती हैं जिनको हम प्लक करते हैं, उखाड़ते हैं, उनको हम सूंघते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जनरली। तो उन पंखुड़ियों को हम लोग बोलते हैं, जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, उनको बोलते हैं बेटा पेटल्स। पेटल्स क्या बोलते हैं? पेटल्स। सेपल का काम क्या है? ग्रीन लीव लाइक स्ट्रक्चर है और एक सपोर्ट, एक बेसल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, एक बेसिक सपोर्ट, एक बेस प्रोवाइड कर रही है होल फ्लावर के लिए। उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है पेटल्स। पेटल्स की हम बात करें, पेटल्स भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेटल क्या है? पेटल में स्मेल होती है और इसमें कलर होते हैं। तो ये क्या है? अपनी तरफ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जो कि आगे पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। वो चीज हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में। ये बात क्लियर हुई? पेटल का रोल क्लियर हुआ? क्या है? ये सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कह सकते हैं, और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सेपल हुआ, पेटल हुआ, ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के एसोसिएटरी ऑर्गन है। मेन बात करते हैं, मेन चीजें क्या है। अब देखिए, आपको यहां ये पार्ट नजर आ रहा है, एक ये पार्ट नजर आ रहा है, ऐसे बहुत 1 2 3 4 5 6 आपको ऐसे नजर आ रहे हैं। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एंथर। इसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और जो एंथर जिस बेसल पार्ट से अटैच है इसको बोलते हैं जी फिलामेंट। इसको बोलते हैं जी फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। अब एंथर और फिलामेंट को मिला दें, एंथर एंड फिलामेंट को कंप्लीटली, यानी कि कंप्लीट इस यहां से यहां तक के इस कंप्लीटली ऑर्गन को क्या बोलते हैं? कंप्लीटली इस पार्ट को क्या बोलते हैं? जो ये 4 5 6 3 मैंने यहां ड्रॉ किए हैं, 3 मैंने यहां ड्रॉ किए हैं, 3 यहां 3 यहां, इनको बोलते हैं जी स्टामेन। इनको बोलते हैं स्टामेन, STAMEN। स्टामेन से आप समझने का प्रयास कीजिए। स्टामेन में एक वर्ड आ रहा है नीचे, मैन। मैन मीन्स मेल। इसका मतलब ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टामेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। इस एंथर के अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? पोलन
ग्रेन्स, वो पोलन ग्रेन्स क्या है, आगे मेल सेल की तरह काम करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि मेल सेल्स क्या होती है, कैसे कैसे वो आगे फ्यूजन करते हैं। तो ये क्या है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। ठीक है, आप यूं मान लीजिए इसके अंदर जो ये भरे हुए हैं, ये क्या भरे हुए हैं, ये रेड कलर से मैंने जो ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, ये पोलन ग्रेन है। ठीक है, क्या है ये, पोलन ग्रेन। मेल पार्ट क्लियर हुआ। एंथर ऊपर वाला पार्ट, नीचे का जो बेसल पार्ट है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ये क्या है, फिलामेंट है। इन दोनों को कंप्लीटली क्या बोलते हैं, स्टामेन। स्टामेन में आपको मैन नजर आ रहा है, मैन यानी कि आदमी, इसका मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बेटा ध्यान दीजिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है, इसको टेक्निकली बात करें या फिर हम एक साइंटिफिक वे में इसको नाम दिया जाता है इन पार्ट्स को, इनको बोलते हैं एंड्रोइशियम, ANDROECIUM, एंड्रोइशियम बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं, इसके दो पार्ट हैं, एंथर है, फिलामेंट है। एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं जो कि मेल सेल की तरह काम करते हैं। सेकंड थिंग, फिलामेंट एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एंथर को होल्ड किए हुए है। ठीक है, इस फिलामेंट के टॉप वाले पोर्शन पे क्या है, एंथर है। ये बात समझ में आई। अब आइए आ जाइए जी आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको बीच वाला जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके भी 3 पोर्शन हैं। इसके 3 पोर्शन हैं, एक को यहां ड्रॉ करूंगा मैं, एक का नाम यहां लिखूंगा और बीच वाले का मैंने यहां लिखूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहां ये वाला पोर्शन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सबसे ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा। दूसरे वाले को बोलते हैं स्टाइल, STYLE। और सबसे लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं जी ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी। तीनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं, तीनों को इकट्ठा बोलते हैं कार्पल, या फिर कहीं पर बोलते हैं इनको पिस्टिल। क्या बोलते हैं, कार्पल या फिर पिस्टिल बोलते हैं, कार्पल पिस्टिल। उसके बाद में जी एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी एक स्पेसिफिक नेम है, वो क्या है, इसको बोलते हैं गायनोइशियम, GYNOECIUM, गायनोइशियम बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई। फ्लावर के जो स्ट्रक्चर है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, 2 चीज हैं। ये तो मेल वाला पोर्शन है, वहां पे मैंने लिखा है फीमेल वाला पोर्शन। क्या होता है, ऐसा क्या कारण है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे देखिए बेटा, जो ये स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर जो ये पोलन ग्रेन है ना, ये पोलन ग्रेन आते हैं, ये पोलन ग्रेन किसी भी माध्यम से यहाँ पर आएंगे। कैसे आ सकते हैं, हवा में उड़ करके आ सकते हैं, एयर से हो सकता है, वाटर से, किससे आ सकते हैं, वाटर से भी आ सकते हैं। हो सकता है कोई इंसेक्ट लिया है इनको, क्या लिया है, इंसेक्ट। तो पोलन ग्रेन का इसके ऊपर आना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टिग्मा। क्या नाम बेटा, स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना कहलाता है पोलिनेशन। क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। तो पोलिनेशन कैसे हो सकता है, एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है और इंसेक्ट से हो सकता है। अब क्या होता है, पोलन ग्रेन यहां आ जाते हैं, ये पोलन ग्रेन आ गई। पोलन ग्रेन यहां आने के बाद में अपने में से ट्यूब निकालते हैं। जो ये पोलन ग्रेन है ना, सपोज करो ये पोलन ग्रेन अपने में से इसने ट्यूब निकाली, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब आती है नीचे, किससे पास होकर के आ रही है, ये स्टाइल से। देखो ये वाला पोर्शन स्टाइल का है सारा, यहां से यहां तक का स्टाइल, ये स्टाइल। तो इस स्टाइल से होते हुए नीचे आएगी और यहां पर आके, यहां पर क्या है, फीमेल सेल है, यहां पर ये फीमेल सेल है और ये आपकी कौन सी आ गई, रेड कलर वाली मेल सेल। तो ये मेल और फीमेल दोनों यहां पर आकर के मैच हो जाएंगी, मिल जाएंगी और यहां क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बात समझ आई। ये ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल। इन चीजों को हम अभी टेंशन नहीं लेनी, इन चीजों को आगे हम बहुत इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे, तो वहां इन चीजों को देखेंगे। अभी आपको केवल ये देखना है कि ये सारा जो पोर्शन है, आपको ये समझ में आया होगा कि आपको पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, रिप्रोडक्टिव फ्लावर, जो फ्लावर की स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो क्या क्या हैं, कौन कौन से उनका रोल है। अल्टीमेटली कि फ्लावर की कंप्लीट स्ट्रक्चर के पार्ट कौन कौन से हैं। बेसिकली मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट पे हमें फोकस करना है, कौन कौन से पार्ट होते हैं।
इनकी डीपली स्टडी हम लोग करेंगे। एंथर की अलग से हम स्टडी करेंगे, क्या क्या एंथर का काम होता है, एंथर की स्ट्रक्चर क्या होती है, वो आगे के लेक्चर्स में वी विल कंटिन्यू। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर देयर इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक सेपल, पेटल्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और हमने उनको नाम दिया था। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो हमने स्टामेन कहा था, और हमने स्टामेन के अंतर्गत हमने बेसिकली एंथर और फिलामेंट वाला जो पोर्शन हमने डिस्कस किया था। सो उसके कंप्लीशन के बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ आगे कि किस तरीके से पूरी आगे रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट में जब रिप्रोडक्शन होगा, और स्पेसिफिकली हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हम करते हैं तो सीधा सा मतलब हमारे सामने निकल करके आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जनरली हम बोलते हैं कि मेल सेल और फीमेल सेल आपस में फ्यूज़ होती हैं, और उनके फ्यूज होने की घटना को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन पढ़ने के बाद में अब हम लोग जो ये फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता कैसे है, उसकी कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ प्रोसेसेस होंगे, वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो कम्प्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो चलेगा फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमने लिया है प्री फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब कि अभी जब सेल्स, मेल सेल्स एंड फीमेल सेल्स अभी जस्ट बनी है, अब वो मेल एंड फीमेल सेल्स अभी फ्यूज नहीं हुई है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना। सेकंड होती है फर्टिलाइजेशन होना, और उसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा। इसमें बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, कि फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी स्ट्रक्चर, फ्लावर के कौन कौन से स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से स्ट्रक्चर और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। मैं आपके लिए सबसे पहले हेडिंग क्लियर कर देता हूँ। ये NCERT 12th क्लास का चैप्टर 2 है, आप भली भांति जानते हो, और उसमें एक हेडिंग दी हुई है प्री फर्टिलाइजेशन। जो ये वाली मैंने हेडिंग डाली है, ये 2.2 हेडिंग है ये, ठीक है, 2.2 हेडिंग है। और उसके बाद में 2.2 हेडिंग के बाद में अब इसकी भी फर्दर पार्ट्स हैं, ठीक है। कैसे पार्ट्स हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी जो है स्ट्रक्चर्स उसमें इन्वॉल्व हुई हैं। तो इसमें को मैं यहाँ अभी मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन कराने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मेल पार्ट होना चाहिए, उसकी मेल सेल्स होनी चाहिए, एक फीमेल पार्ट हो, फीमेल सेल्स होनी चाहिए। इस चीज के लिए हम लोग सबसे पहले मेल पार्ट की स्टडी करेंगे डीपली, कि मेल पार्ट कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या उनके फीचर हैं, वो सब चीजें हमें यहाँ डिस्कस करनी है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT मैं चल रहा हूँ, आप भी NCERT के अकॉर्डिंग आप चाहो तो नोट्स भी साथ साथ बना सकते हो, आपकी मर्जी है। NCERT में बेटा 2.2.1 एक हेडिंग आपको मिलेगी इस नंबर से, ठीक है। हेडिंग क्या है? हेडिंग में लिखा हुआ है स्टामेन माइक्रोस्पोरेंजियम, लिखा हुआ है स्टामेन, सेकंड लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम, और लिखा हुआ है एंड पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन्स। अब हमें इस चीजें डिस्कस करनी है कि स्टामेन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले बेटा स्टार्टिंग करते हैं स्टामेन से। देखो स्टामेन क्या होता है, एक इस तरीके से एक बाइलोब स्ट्रक्चर होती है और इस तरीके से फ्लावर में होती है। तो ये आपका होता है एंथर, जिसकी हम डीपली स्टडी करेंगे अभी। और नीचे वाला जब पोर्शन जो इसका बेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। तो एंथर एंड फिलामेंट दोनों को हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं स्टामेन। एक्चुअली स्टामेन क्या होता है? ये मेल पार्ट होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किसका? फ्लावर का या प्लांट का, ठीक है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब सपोज करो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये एंथर है एक्चुअली। तो नीचे वाला पोर्शन जो ये वाला है, ये क्या है आपका? फिलामेंट। ये वाला क्या है? एंथर। इसी एंथर को मैंने देखो जूम करके यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ये इसको यहाँ मैंने जूम करके यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। आप इसको यहाँ से देखना शुरू कीजिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एंथर एंड फिलामेंट क्या होता है। एंथर क्या है? एक बाइलोब स्ट्रक्चर है जिसमें दो लोब होती हैं, डबल लोब, ठीक है। एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर है और जो कि टॉप पार्ट पे होती है। किसके टॉप पार्ट पे? फिलामेंट के। देखो ये फिलामेंट है, इसके टॉप पार्ट पे ये एंथर रखा हुआ है। बात क्लियर हुई?
उसके बाद में आप देखिए एंथर एंड फिलामेंट के बाद में, ये फिलामेंट क्या है, फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है, जिसका जो बेसिक पार्ट होता है वो नीचे थैलेमस का जो रिसेप्टेकल वाला जो पार्ट होता है नीचे फ्लावर का, उससे ही जुड़ा रहता है, ठीक है। इतनी बातें आप ऑलरेडी जानते हो। अब हम डिस्कस करते हैं, फिलामेंट के बारे में जान लिया आपने, बेसिक एंथर के बारे में जान लिया। अब एंथर को डीपली स्टडी करते हैं कि एंथर क्या है, एक्चुअल में एंथर का क्या यूज है, क्या कौन से उसके अंदर के पार्ट्स होते हैं। यहाँ से हमारा जो है मेन जो अध्याय अपना है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसको शुरू करते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए इसको यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपने हेडिंग नोट कर ली होगी, हेडिंग को मैं यहाँ से अभी मिटा रहा हूँ, इसका भी यूज नहीं है क्योंकि अपने पास स्पेस कम बचेगा, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले एंथर आपको यहाँ नजर आ रहा है। एंथर क्या है, एक बायोलॉग स्ट्रक्चर है। इस एंथर को मैंने ऐसे कट किया, ठीक है। इसको सपोज करो ये कोई चीज है, ऐसे रखी हुई चीज है, ठीक है। अब मैं इसको दो प्रकार से कट कर सकता हूँ। एक मैं इसको ऐसे इसमें कट लगा सकता हूँ, एक मैं इसके अंदर ऐसे कट करूंगा। अब मैं ऐसे इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है, लंबाई के अनुसार, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, तो इसको तो मैं बोल सकता हूँ LS, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ ट्रांसवर्सली, इसको हम बोलते हैं TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। ये जानते हो आप, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने इसको ऐसे कट किया, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे TS, इसका मतलब ये क्या है, मैंने इसको TS यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने इसको कट किया है। ये बायोलॉग मतलब कि एक दो स्ट्रक्चर हैं, दो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इस तरीके से दो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैं, इस तरीके से ये आपको नजर आ रही है। तो एक लॉब ये वाली और एक लॉब ये वाली, एक लॉब ये, एक लॉब ये, दो जो लॉब आपस में जुड़ी हुई है नीचे, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, फिलामेंट। हमने जब कट किया तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नजर आई, आप ऊपर से देख रहे हो इसको, ऐसी हमें ड्यू स्ट्रक्चर नजर आई। सबसे पहली बात, एंथर जो है, यहां से लिखना शुरू करते हैं। एंथर इज एन बायोलॉग स्ट्रक्चर, ठीक है। एंथर क्या है, बायोलॉग स्ट्रक्चर है। ये एंथर होता है वो क्या है, बायोलॉग स्ट्रक्चर है। बायोलॉग स्ट्रक्चर का मतलब है इसके अंदर दो लॉब्स होती हैं। इट कंटेन्स टू लॉब्स। एंथर कंटेन टू लॉब्स, बेसिकली टू लॉब्स, दैट मीन्स टू ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। सो बायोलॉग स्ट्रक्चर, व्हाट इज बायोलॉग स्ट्रक्चर, विच इज हैविंग टू लॉब्स। एंथर के अंदर दो लॉब हैं, इसे इसको बायोलॉग स्ट्रक्चर कहा है। ये हमें एक लॉब हमें जो पूरी ये नजर आ रही है यहाँ से यहाँ तक, एक लॉब हमें यहाँ नजर आ रही है, जो एक लेफ्ट वाला पोर्शन है, एक राइट वाला पोर्शन है। जो बीच में मैंने यहाँ से ऐसे इसको लाइन से मैंने अलग अलग करने का प्रयास किया है। तो एक लॉब पूरी ये वाली है, ये वाली, एक लॉब पूरी ये वाली है। इसको हमने जब कट किया, कट करने के बाद में हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है कि हमें उसके अंदर चार कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, जो ये आपको नजर आ रही है आपको, ठीक है। एंथर को हमने कट किया, तो एंथर को कट करने के बाद में हमने देखा कि उसमें हमें चार स्ट्रक्चर नजर आ रही हैं, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर्स, इसमें हमें 4 स्ट्रक्चर्स नजर आ रही हैं, इसलिए इसको हम टेट्रागोनल भी बोल देते हैं। टेट्रा मतलब 4, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स हमें नजर आई। देखो यहाँ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इसको, एक स्ट्रक्चर ये वाली, एक ये वाली, एक ऐसे और एक ये वाली। टोटल हमें 4 स्ट्रक्चर नजर आए, 1 2 3 और ये 4। इस फॉर्म में हमें ये नजर आ रहा है, देखो आपको पोर्शन नजर भी आ रहा होगा यहाँ, ये हमें 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें 4 गोले हैं, 1 2 3 4। इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। सिंगुलर के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो 4 स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, सो इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। एक बात और, यहां देखिए हमने ऐसे इसको कट किया है, इसका मतलब ये वाली लॉब, एक ये वाली लॉब, हर एक लॉब के 2-2 पार्ट हैं, हर एक लॉब के 2-2 पार्ट हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइथीकस। डाइथीकस, डाइथीकस मतलब इसमें एक थीका ये वाला, एक थीका ये वाला, कहने का मतलब कोई 2 स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स यहाँ हैं, इसलिए इस कंडीशन को हमने बोला डाइथीकस। कहने का मतलब क्या कहेंगे, ईच लॉब इज डाइथीकस। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूं, ईच लॉब इज डाइथीकस। टोटल लॉब कितनी हुई, 2 लॉब है, बाई लॉब लिखा था, तो एक लॉब में 2 स्ट्रक्चर, तो 2 लॉब में टोटल 4 स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 हमने 4 स्ट्रक्चर्स।
सो ये जो टेट्रागोनल शेप में हमें नजर आई है, ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो कि डाइथिकस कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनका नाम क्या दिया हमने, इनको बोला है माइक्रोस्पोरेंजिया। कहने का मतलब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 1 2 3 4। अब बात करते हैं इन माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया की हम बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ खास सेल्स होती हैं जो आगे जाकर के पोलन ग्रेन्स बनेंगे एक्चुअली, जो कि आगे जाकर के मेल सेल को रिप्रेजेंट करेंगी। क्या माइक्रोस्पोरेंजिया की बात हम लोग कर रहे हैं। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको नजर आए हैं यहाँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे यहाँ ड्रॉ अभी मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, आप समझते हुए चलो बस खाली। ठीक है, यहाँ ये आपको जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, देखो ये मैंने इसको ड्रॉ किया है, ये एक लॉब ये वाली, एक लॉब ये वाली, कंडीशन भी बाई लॉब। हर एक लॉब में ध्यान दीजिए, हर एक लॉब में क्या है, 2 स्ट्रक्चर्स हैं, 2 थीका हैं, इसलिए मैंने इसको डाइथीकस कंडीशन। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर क्योंकि 4 हैं, ठीक है, डाइथीकस यानी कि एक लॉब में 2 हैं, तो 2 लॉब में 4 हो गई, इसीलिए इसको मैंने कहा है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और 4 जो स्ट्रक्चर हैं 1 2 3 4 ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। आप देख पा रहे हो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ मैंने रेड कलर से जो कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, इनके अंदर ये वो सेल्स होती हैं जो आगे जाकर के पोलन ग्रेन्स बनेंगे। बात समझ में आई, आगे जाकर क्या बनेंगे, ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक माइक्रोस्पोरेंजिया को मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हेडिंग अपनी इतना पढ़ने के बाद में हेडिंग हमारी रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। हेडिंग हमारी क्या रहेगी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, इस वाली स्ट्रक्चर को उठा करके आप यहां रख लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे इस स्ट्रक्चर को यहां ड्रॉ कर लिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया की हम बात करें, हम नॉर्मली देखें तो लगभग हमें सर्कुलर नजर आती है, लगभग सर्कुलर शेप में, जैसे सर्कल ये है, सर्कुलर शेप में हमें माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो नजर आती है। और यहाँ कुछ इसकी चारों ओर कुछ कवरिंग होती है, कुछ सेल्स, कुछ खास सेल्स की कवरिंग होती है। मैं ये सेल्स जो है यहाँ ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखते हुए चलिए, हम माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, भूलना नहीं है, हेडिंग क्या है हमारी, उस हेडिंग को भूलना नहीं है आपको। हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर की, कि एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर मैं कुछ ये ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बस ध्यान दीजिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाली स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ जूम करके लिखा है, और ऐसी कवरिंग इसकी चारों ओर है। मैं एक साइड ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में वो आ सके। माइक्रोस्पोरेंजिया आपने यहाँ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमने बात की कि ये लगभग सर्कुलर शेप की होती है। ठीक है, ये क्या है, रफली हम बोलते हैं रफली सर्कुलर शेप जो है इनकी होती है, सर्कुलर शेप में ये चीज जो होती है। ठीक है, रफली सर्कुलर हमने इसको मान लिया है। अब देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं कौन कौन सी इसकी स्ट्रक्चर है। सबसे बाहर की लेयर, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर 4 लेयर हैं, ये वाली लेयर। ठीक है, मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ी, मैं इसको थोड़ा यहाँ से मिटा के ऐसे मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट का होता है ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार आप, मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया है, उसके बाद में हमने यूज किया है एक सेल की जो लेयर दिखाई है वो हमने दिखाई है रेड कलर से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन पेन यूज किया है, सेल्स की अलग अलग लेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। और फाइनली आप देख पा रहे होंगे ये वाली लेयर आपकी। ठीक है, बात समझ में आई, क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं।
तो अब देखिए, सबसे पहले बात करें, सबसे बाहर की जो लेयर होती है यहाँ, ये वाली जो लेयर है सबसे बाहर की, ये वाली लेयर यहां से यहां तक, एक लेयर यहां से यहां तक, एक लेयर यहां से ये यहां तक है, एक लेयर यहां से यहां तक। चलो मैं नंबर वाइज नाम दे देता हूं इसका। सबसे पहली लेयर ये वाली है, नंबर 2 ये वाली है, नंबर 3 ये वाली है, नंबर 4 ये वाली है। सबसे पहले वाली लेयर, इस वाली लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस वाली लेयर के बारे में बात करें, जो सबसे टच में है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे टच में है, सबसे टच में यही वाली लेयर आपको नजर आ रही है। इसका नाम होता है बेटा टैपिटम, इसका नाम होता है टैपिटम, ठीक है। उसके बाद में सबसे बाहर की लेयर नंबर 4, इसका नाम होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है। देन इसके अंदर वाली जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ की है, इसको नाम दिया है एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। और एक अंदर की जो लेयर होती है, जो कि मैंने रेड कलर से ड्रॉ की है, ये वाली, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, इसको बोलते हैं जी हम लोग मिडिल लेयर। देखो टोटल कवरिंग कितनी है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, सबसे पहले सर्कुलर शेप का है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम इज ए रफली सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन द एंथर। 4 होती हैं टोटल, 1 2 3 4, हमने एक को उठाया, एक को हमने डिस्कस करना शुरू किया। तो सबसे पहले सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है। उसके बाद वाली लेयर जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ की है, इसका नाम क्या है, एंडोथीशियम। और देन ये क्या है, रेड कलर वाली, इसका नाम है मिडिल लेयर। ये तीनों लेयर क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं ये, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। किसको, माइक्रोस्पोरेंजियम को, या फिर जो इसके अंदर माइक्रोस्पोर भरे हुए हैं, जो पोलन ग्रेन्स हैं इसके अंदर, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ये, ठीक है, प्रोटेक्शन दे रही है। अब 3 लेयर की तो हमने बात कर ली कि भाई हाँ ये प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। जो टैपिटम लेयर है वो क्या करती है, एक्चुअली टैपिटम लेयर जो अंदर ये माइक्रोस्पोर हैं, अंदर जो माइक्रोस्पोर टिश्यू हैं, जो टिश्यूज की फॉर्म में पाए जाते हैं, ये आप इनको देख पा रहे होंगे। इनको न्यूट्रिशन चाहिए, जो अंदर सेल्स पाई जा रही है उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको नरिशमेंट चाहिए। तो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है, जो इनके सबसे टच में होगा। सबसे टच में कौन है, यहां आप देख पा रहे होंगे, सबसे टच में ये वाली लेयर है, जो ये वाली लेयर आपको नजर आ रही है, ये सारी लेयर है। तो ये वाली लेयर क्या है, अब ये वाली लेयर इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इनको, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रिशन दे रही है ये वाली लेयर। कौन सी लेयर है ये जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, टैपिटम लेयर है। क्या नाम है, टैपिटम लेयर। सो एक्चुअली हम क्या कहेंगे कि टैपिटम लेयर का काम है जो अंदर माइक्रोस्पोर हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। हमने कहा टोटल 4 लेयर हैं, टोटल 4 लेयर मतलब सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो नंबर 1 टैपिटम है, ठीक है। नंबर 2 की बात करेंगे तो एपिडर्मिस, नंबर 3 एंडोथीशियम और नंबर 4 मिडिल लेयर। हमने टोटल ऐसे मेंशन कर ली है, ठीक है। ये यहाँ के अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा, आप उल्टा भी रख सकते हो, ये 2 नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, बात वही आनी है, ठीक है। तो कुल मिला के इन तीनों लेयर का काम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, इन तीनों लेयर्स का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसको, जो माइक्रोस्पोर हैं अंदर उनको। उसके बाद में जो टैपिटम लेयर है वो अंदर के जो माइक्रोस्पोर हैं, जो ये टिश्यू, जो सेल हैं, ये एक्चुअली स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो टैपिटम लेयर का काम होगा नरिशमेंट प्रोवाइड करना या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिशमेंट, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही अंदर वाले टिश्यूज को। सो ये हमने बात की है यहां तक अपनी किसके बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के बारे में। अब थोड़ी सी बात इसके अंदर की करते हैं, हमने बाहर की बात तो कर ली है। ये टैपिटम लेयर है, आप ड्रॉ कर चुके होंगे शायद इस चीज को, ठीक है। अंदर की जो सेल्स हैं, जो मैंने इसको मिटाया है, अंदर वाली जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स कुछ सेम टाइप की सेल, होमोजीनस, कुछ सेम टाइप की सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं। देखो आप देख पा रहे हैं सारी क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज हो चुकी हैं, ठीक है। इसको क्या है, सेम टाइप की सेल कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई, ये हो गई कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स। बहुत सारी सेल्स बहुत टाइटली इसमें क्या है, अरेंज हो गई।
अब ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स को जब हम जानते हैं कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं टिश्यू, तो यहां ये बन जाएगा स्पोरोजीनस टिश्यू। इसको हम क्या कहेंगे अल्टीमेटली, इसको हम कहेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, ये क्या है आपका स्पोरोजीनस टिश्यू हो गया। अब इस स्पोरोजीनस टिश्यू का जब डेवलपमेंट होगा, जब इसका डेवलपमेंट होगा, स्पोरोजीनस टिश्यू का जब डेवलपमेंट होगा तो डेवलप होकर के डिफरेंशिएट होकर के ये क्या है, ये टिश्यू स्पोरोजीनस जो टिश्यू है, ये टिश्यू डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे। इसमें क्या होगा, फिर डिवीजन होता है, ये क्या है मियोटिकली डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसी को, इसको डिवाइड जब ये होता है, इसको तो हम बोलते हैं फिर मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड होगा, और डिफरेंशिएट होने के बाद में, डेवलप होने के बाद में इसको हमने नाम दे दिया पीएमसी, इसको नाम दिया पीएमसी, या फिर आपको बहुत सारी बुक्स में इसका नाम मिलेगा एमएमसी। पीएमसी और एक क्या मिला है इसका आपको नाम, एमएमसी। देखो पीएमसी का मतलब होता है पोलन मदर सेल, ध्यान दीजिए आप, पोलन मदर सेल। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, पीएमसी या एमएमसी हो जाता है। अब जो पीएमसी या एमएमसी आया है, अब जो पीएमसी या एमएमसी जो आया है, उसके बाद में हम बात करें इसको, ये यहाँ थोड़ा, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको, ताकि आपको यहाँ से क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, ये आपको चारों लेयर आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में देखिए थोड़ा यहाँ से, अब जो पीएमसी जो सेल्स थी, जो पीएमसी और जो एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल, एमएमसी बोल सकते हो आप, या फिर उसको एमएमसी बोल सकते हो, या फिर आप उसको पीएमसी यानी कि पोलन मदर सेल भी आप उसको कह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या होता है, इस तरीके से आप समझते हुए चलो इसको। सबसे पहले ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, यहां समझिए आप, ये क्या है, ये है स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं, समझिए आप। स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, ये हुआ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, डिफरेंशिएट होकर के इसने बना लिया पीएमसी, पोलन मदर सेल की फॉर्म में ये आ गया। ठीक है, ये पोलन मदर सेल की फॉर्म में आ गया ऐसे, इसको हमने का नाम दिया पीएमसी, पोलन मदर सेल। ये क्या है, पोलन मदर सेल। ध्यान दीजिए, पोलन मदर सेल अभी यहाँ होगी 2n फॉर्म में मान लो। ठीक है, इसकी डिप्लॉयड कंडीशन में है ये पोलन मदर सेल, क्या है डिप्लॉयड कंडीशन में, आप इसको ऐसे मानते हुए चलिए। अब जब पोलन मदर सेल जो है, पोलन मदर सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा मियोसिस प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से होगा, मियोसिस प्रोसेस से, और ये टेट्राड की फॉर्म में ये बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 सेल का गुच्छा बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, 4 सेल नजर आए कुछ, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, कुछ नहीं है, जो माइक्रोस्पोर जो सेल्स हैं वो 4 सेल्स के ग्रुप में हो गए, 4 सेल्स। ठीक है, 4 सेल्स ग्रुप, 4 सेल के ग्रुप में आ गए माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने जो ये सारी जो प्रोसेस पढ़ी है, कहां से, स्पोरोजीनस टिश्यू जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थे, इस सारी प्रोसेस को यहां से जो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गई। अब जैसे ही एंथर डिहाइड्रेट होगा, ठीक है, ये सारी प्रोसेस इसके अंदर चल गई है बेटा। ठीक है, जैसे ही एंथर, अब एंथर डिहाइड्रेट होगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं डिफरेंस पॉइंट से किसी से, मैंने यहां लिखा एंथर जो है डिहाइड्रेट हो गया और मैच्योर हो गया। जब एंथर कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो ये सेल्स क्या है, सारी अलग अलग हो जाएंगी। ये सारी सेल्स जो हैं अलग अलग हो गई। ठीक है, सारी सेल्स क्या हैं, अलग अलग हो गई। ठीक है, और हर एक जो फ्री जो सेल्स है, हर एक सेल्स जो आपको नजर आ रही है अलग से, उसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये क्या कहलाएगी एक्चुअली, पोलन ग्रेन, ये कहलाएंगे पोलन ग्रेन, या फिर इन्हीं को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, पोलन ग्रेन, या फिर ये कहलाएंगे माइक्रोस्पोर। ठीक है, पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर। आप यहां लिख लीजिए, पोलन ग्रेन जो ये सेल्स हैं, इनका नाम है पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। हो सकता है आपको बोर्ड की वजह से नजर नहीं आ रहा होगा शायद, तो यहां पर आप लिख लेंगे पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर।
यहाँ पे, ठीक है, ये पोलन ग्रेन बन गए। जो ये हैं, ये 4 सेल्स का जो ग्रुप आया है इसको बोलेंगे पोलन ग्रेन। क्या कहलाएगा ये? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन्स बन गए, ठीक है। देखिए कहाँ से शुरुआत हुई है, स्पोरोजिनस टिश्यू से और पोलन ग्रेन बनने तक की ये सारी घटना, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Genesis words indicate the formation. There is something formed by any specific process. So this is the process by which the sporogenous tissue ultimately gives rise to the microspore, or you can say that is the pollen grains. So whole the process which includes certain steps, stepwise. So this is the actual process of microsporogenesis. Microspore, that means microspore. Genesis means फॉर्मेशन, बनना, माइक्रोस्पोर का बनना, ये पूरी घटना हमने इसको नाम दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर आपको इनको शब्दों में आप ढालना चाहो तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजियम विच कंटेन सम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स which represent the sporogenous tissue. So now sporogenous tissue, as the anther mature, the sporogenous tissue, the cells of sporogenous tissue will differentiate and arrange in a particular manner that is called pollen mother cell. You can say that this is also MMC. MMC, that means microspore mother cell. So microspore mother cell में मियोसिस प्रोसेस होगी। मियोसिस प्रोसेस होने के बाद में सेल डिवाइड होगी और वो टेट्राड की फॉर्म में बन जाएंगे। ये 4 सेल के ग्रुप बन जाएंगे। वो कंफ्यूज नहीं होना है, वहां 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भी 4 बनेंगे, ठीक है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर भी ये जो सेल्स हैं वो 4 टेट्राड की फॉर्म में बनेंगे, ठीक है। टेट्राड की फॉर्म में, ये मैं इनको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, टेट्राड की फॉर्म में बनेंगे ये। सो टेट्राड बना है, 4 सेल से ग्रुप है। अब एंथर जैसी डेवलप होगा, मैच्योर होगा, वो एंथर फटेगा, उसका डेहिसेंस होगा, लास्ट में चारों सेल्स अलग अलग हो जाएंगी, 1 2 3 4 जो अलग अलग हो जाएंगी। इनको हम नाम देंगे, इनको नाम दिया पोलन, इनको नाम देंगे पोलन ग्रेन। सो स्पोरोजिनस टिश्यू से लेकर के पोलन ग्रेन बनने की घटना को हमने कहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब जो हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रक्चर आई है, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो हम इसके करेंगे, आगे जो पढ़ेंगे इसके बाद में हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में, ओके। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन कैसे कैसे बनते हैं, कौन कौन सी वो प्रोसेस हैं जो हम किस किस तरीके से उनकी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं वो चलती हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, किस प्रकार से पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके बाहर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है। 2 चीज़ जाननी है, बहुत आसान सा टॉपिक रहेगा, फटाफट से देखिए आप। सबसे पहले बात करते हैं पोलन ग्रेन्स है क्या। पोलन ग्रेन एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। दीज आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच एक्ट्स एज मेल गैमीट। हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप की मेल सेल्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ही एक्चुअली मेल गैमेट जो है, इनके अंदर मेल गैमेट बनते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनते हैं और वो आगे जाकर के रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, शुरू से हम पढ़ते हुए आए हैं, जो टॉपिक अपना है बेसिक टॉपिक रहेगा। तो हमने सबसे पहले पोलन ग्रेन के बारे में जाना। पोलन ग्रेन क्या है? छोटी छोटी माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ बनी हुई हैं। देखो मैंने यहाँ टेट्राड की फॉर्म में बनाए हुए हैं, यहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे है, यहाँ पे इसके अंदर जो, ठीक है, टेट्रागोन में 4 स्ट्रक्चर हैं, उनके अंदर भी 4 की फॉर्म में ये होता है। हम इससे पहले वाले में ये पढ़ चुके हैं। शेप की बात करें, स्फेरिकल शेप होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे गोले के समान, छोटे छोटे गोले के समान स्ट्रक्चर्स जो हैं इनकी होती हैं। साइज की बात करें, 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक इनका साइज हो सकता है। ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। इस पोलन ग्रेन जो होगा उसकी डबल लेयरिंग होगी, दोहरी परत से वो कवर्ड होगा, ठीक है। वो क्या होगा? दोहरी परत से कवर्ड होगा। इसके बाद देखिए डबल लेयर क्या है, एक तो होगी आउटर लेयर, बाहर वाली लेयर, एक होगी इनर लेयर। आपको जो यहाँ रेड कलर से नजर आ रही है, रेड कलर वाली, ये क्या है? एक्साइन, बाहर वाली लेयर है ये, ठीक है, जो इस स्ट्रक्चर में आपको बाहर की तरफ नजर आ रही है। जो आउटर लेयर, दिस इज द एक्साइन एंड इनर लेयर इज द इंटाइन। 2 लेयर हुई, एक बाहर की लेयर है उसको हम बोलेंगे एक्साइन, एक अंदर की लेयर है उसको हम लोग कहेंगे
इंटाइन। सो एक हुआ एक्साइन और एक हुआ इंटाइन। आउटर इज द एक्साइन, इनर इज द इंटाइन। बेसिक सी बात है बहुत, ठीक है। इसके बाद में आपने इंटाइन और एक्साइन आप जान चुके हो। इंटाइन एक्साइन मतलब आउटर लेयर, जो पोलन ग्रेन है उसकी जो आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन। रेड कलर से मैंने ड्रॉ की वो एक्साइन है, ये इंटाइन है। यहां देखिए आउटर लेयर इज द एक्साइन, इनर लेयर इज द इंटाइन। आउटर लेयर जो बनी होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलिन नाम के एक सब्सटेंस से। ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जो अब यहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं। स्पोरोपोलिन एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि अंदर के जो पोलन ग्रेन, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, जो काफी डेलिकेट सेल्स होती हैं, उनकी रक्षा करता है एनवायरमेंटल कंडीशन से। एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकता है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, एक्सट्रीम पीएच कंडीशन हो, कुछ भी एक ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो इन सारी कंडीशन से एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं उनकी सुरक्षा करती है जो अंदर जो सेल होते हैं, किसके, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल्स होती हैं, दो टाइप की सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। उन सेल्स की रक्षा करता है क्या, एक्साइन। किससे बना होता है, ये बना होता है स्पोरोपोलिन नाम के एक सब्सटेंस से जो कि बहुत हार्ड सब्सटेंस है। यहां पढ़िए लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम वर्स्ट एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। मतलब जो एनवायरमेंट की जो खराब कंडीशंस होती हैं उनसे इसकी रक्षा करता है। ये जो बाहर की लेयर है एक्साइन, वो किससे बनी है, ये बनी हुई है स्पोरोपोलिन नाम की सब्सटेंस से। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एक लाइन मैंने यहाँ ऐड की है, नो एंजाइम कैन डिग्रेड द स्पोरोपोलिन। आज तक वो एंजाइम ही नहीं बना जो कि पोलन ग्रेन, जो कि स्पोरोपोलिन नाम के सब्सटेंस को डिग्रेड कर सके, उसको नष्ट कर सके। इसका मतलब हम ये समझे कि स्पोरोपोलिन एक एनवायरमेंटल कंडीशंस खिलाफ लड़ाई करने वाला, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हमें जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो स्पोरोपोलिन है। किस में पाया जाता है, पोलन ग्रेन की आउटर लेयर में। आउटर लेयर कौन सी है, पोलन ग्रेन की आउटर लेयर का नाम हम जानते हैं, क्या नाम है पोलन ग्रेन की आउटर लेयर का नाम है एक्साइन। एक्साइन किससे मिलकर बनी होती है, एक्साइन मिलकर बनी होती है स्पोरोपोलिन से। उसका काम क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्शन देना, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। ये लास्ट में जो लाइन लिख रही है यहाँ इसके नीचे, शायद आपको इसमें कटिंग हो रही है, इसमें नजर नहीं आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूअस लेयर। देखो ये लेयर आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है, क्या ये बराबर नहीं है, लगातार नहीं है, ये लेयर बीच बीच में कट रही है। देखो यहाँ पे कटी हुई है, यहाँ पे कटी हुई है, यहाँ पे कटी हुई है, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो लेयर है, जो बाहर की लेयर है, जो बाहर की जो ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ये ठीक है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यू नहीं है। दिस इज द डिसकंटिन्यूअस लेयर। कंटिन्यू होती तो लगातार होती। आप नीचे वाली लेयर को देख पा रहे हो, वो कंटिन्यूअस लेयर नजर आ रही है आपको, ठीक है। वो क्या है, एक टाइप की कंटिन्यूअस लेयर आपको वो नजर आ रही है। देखो यहाँ सारी आपको कंटिन्यूअस लेयर नजर आएगी। यहां से शुरू करते हैं और ये अंदर तक जाती है, पूरी कंटिन्यूअस वे में ये लेयर है यहाँ पर, ठीक है। तो अंदर वाली जो लेयर है वो है इंटाइन, वो क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब लगातार वो है। बाहर वाली लेयर है एक्साइन जो कि डिसकंटिन्यूअस है, बाहर क्या है, डिसकंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन बनी हुई होती है स्पोरोपोलिन से जो कि एनवायरमेंटल कंडीशन से इसकी रक्षा करता है पोलन ग्रेन की। दूसरी बात, इसमें क्या है, बहुत हार्ड सब्सटेंस है, कोई भी एंजाइम उस स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता है। उसके बाद में देखिए आप इनर लेयर की बात करते हैं। इनर लेयर में क्या है, सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है कंटिन्यूअस लेयर। देखो ये किससे बनके मिलके बनी है, इनर लेयर सेलुलोज एंड पैक्टिन से कंटिन्यूअस लेयर है। इतना ही जानिए। एक खास बात आप नजर आ रही है आपको यहाँ पे, यहाँ जहां जहां भी डिसकंटिन्यूएशन हो रही है, जो लाल कलर वाली मैंने ड्रॉ की है, जो रेड कलर वाली मैंने लेयर ड्रॉ की है, उसमें आपको डिसकंटिन्यूएशन नजर आ रही है। और बीच बीच में जो स्पेस होता है, जो बीच बीच में जो इसमें स्पेस है जहां पे वो लेयर कटी हुई है, वहां पे कुछ छोटे छोटे बहुत माइन्यूट छेद पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही प्रोमिनेंट टाइप के अपेचर पाए जाते हैं, बहुत माइन्यूट होल्स पाए जाते हैं, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही बारीक होल्स पाए जाते हैं। इन होल्स को हम लोग बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं, जर्मपोर। क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। जर्मपोर कैसे बनते हैं, जर्मपोर एक्साइन जो लेयर होती है जो कि स्पोरोपोलिन से मिलकर बनती है, वो स्पाइन जो लेयर जो है स्पोरोपोलिन की एक्साइन लेयर, वो कंटिन्यू नहीं होती, कुछ कुछ जगह पर वो मिस होती, जहां पर मिस होती वहीं छेद बन जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है। देखिए आप दीवार बनाते हैं, जब आप दीवार बनाते हैं तो लगातार आप ईंटें, कंटिन्यूअस ईंटें आप रखोगे तो दीवार में कोई स्पेस नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई आया और उसने एक ईंट को निकाल लिया, उस दीवार में से अगर एक ईंट निकाल ली जाए तो उसमें दीवार में छेद हो जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें भी क्या है, एक्साइन लेयर में जहां जहां पर डिसकंटिन्यूएशन होती है वहां वहां एक
छेद पाया जाता है और इस छेद को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। इस जर्म पोर की अपनी एक बहुत स्पेसिफिक कहानी है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, मैं इसको भी मिटा रहा हूं फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए थोड़ा इस जर्म पोर की कहानी को समझते हैं। जर्म पोर की कहानी क्या है? ठीक है, सपोज कीजिए ये जर्म पोर है। ठीक है, इस जर्म पोर के बारे में बात करेंगे। जर्म पोर से पहले एक छोटी सी बात और जान लो। इसके अंदर जब जो पोलन ग्रेन है, क्या पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन आपका होता है, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है? मैच्योर। धीरे धीरे जब पोलन ग्रेन डेवलप होता है, जब मैच्योर होता है, तो पोलन ग्रेन के मैच्योर होने के बाद में इसके अंदर इनसाइड द पोलन ग्रेन, ठीक है, इसके अंदर यानी कि इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड 2 सेल्स डेवलप, 2 सेल्स फॉर्म्ड। ठीक है, 2 सेल्स के अंदर बनती हैं। नंबर 1, नंबर 2 प्रकार की सेल्स के अंदर बनती हैं। और वो 2 सेल्स कौन कौन सी हैं? ये 2 सेल्स कौन कौन सी हैं इसके बारे में जान लीजिए। एक सेल बेटा होती है वेजिटेटिव सेल, एक सेल होती है वेजिटेटिव सेल, और एक सेल होती है जनरेटिव सेल, एक सेल होती है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और एक क्या है? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होगी? लार्ज होगी, पहली बात जानिए, क्या होगी? लार्ज, बड़ी होगी। और जनरेटिव सेल क्या होगी? स्मॉल होगी। क्या होगी? स्मॉल। जो वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर ना, उस वेजिटेटिव सेल के अंदर देखो, यहां पे आपको नजर आ रही है ये वेजिटेटिव सेल है। मैंने कहा पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है उसके अंदर 2 सेल्स पाई जाती हैं, एक होगी वेजिटेटिव सेल, एक होगी जनरेटिव सेल। मैंने कहा वेजिटेटिव सेल बड़ी होती, लार्ज होती, यहां लिखा है देखो लार्ज, मतलब कि वेजिटेटिव सेल क्या होगी? बड़ी होगी। तो वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और इसके अंदर ना बहुत ज्यादा मात्रा में फूड स्टोर रहता है। इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में फूड की स्टोरेज होती है। तो जब इसके अंदर फूड स्टोर होता है तो ये क्या करता है? ये वाली जनरेटिव सेल है। तो एक्चुअल आपको देखो समझने का प्रयास करो। सबसे पहले पोलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप की सेल हैं, एक है वेजिटेटिव सेल और एक नीचे वाली मैंने लिखा हुआ है जनरेटिव सेल। दो प्रकार की सेल हैं। इन 2 प्रकार की सेल की हम बात करें तो 2 प्रकार की सेल्स के अंदर क्या है कि एक सेल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। आपको अंदाजा लगेगा कि रिप्रोडक्शन में कौन सी सेल इन्वॉल्व होगी। ध्यान रखिए, जनरेटिव सेल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व कौन होगी? जनरेटिव सेल जनरेट करेगी। जनरेट का मतलब होता है बनाना। हमें क्या बनाना है? एक नया पौधा बनाना है, नया पौधा तैयार करना है, रिप्रोडक्शन करना है। रिप्रोडक्शन से क्या होगा? नया पौधा बनेगा, नया बीज बनेगा, नया सीड बनेगा। तो जनरेट होगा, बनेगा। जनरेटिव सेल दैट मीन्स जनरेट करेगी, वो जनरेटिव सेल होगी। वेजिटेटिव सेल का मतलब क्या है? वेजिटेटिव सेल क्या है? साइज में बड़ी होगी और उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फूड की स्टोरेज होगी। और इन जनरेटिव सेल को, या फिर जो ये एक्चुअल मेल गैमेटोफाइट होते हैं, एक्चुअल मेल गैमेट यही होंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व ये हो रहे हैं, तो इनको क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। तो ये सेल जो है इसको न्यूट्रिशन, जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करेगी? इसको न्यूट्रिशन। किसको? जनरेटिव सेल को। बात समझ भाई? 2 टाइप की सेल है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। किसके अंदर? पोलन ग्रेन के अंदर। तो जनरेटिव सेल का काम क्या है? रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना। इसका मतलब एक्चुअली मेल गैमेटोफाइट होगा। और जो वेजिटेटिव सेल है उसका काम ये होता है कि ये वेजिटेटिव सेल जो है बेसिकली, ये वेजिटेटिव सेल जो है इसका काम, बेसिक काम ये होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो हमने कहा कि ये वेजिटेटिव सेल है, इसके बारे में आप ये कह सकते हो कि इसमें फूड रिजर्व होती है। फूड रिजर्व मतलब जैसे रिजर्व समझते हो, स्टोर करके रखना। ठीक है, फूड रिजर्व में इसके अंदर फूड स्टोर रहता है। ठीक है, जनरेटिव सेल की बात करें तो ये क्या है? एक्चुअली मेल गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, ये क्या है? एक्चुअली मेल गैमेटोफाइट। दिस इज द मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है? एक्चुअली मेल गैमेटोफाइट होगी, आगे जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? अब इतनी बात समझ चुके हो आप, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको कहा कि हम सबसे पहले जर्म पोर की कहानी समझते हैं। ठीक है, जर्म पोर क्या है? जर्म पोर के अंदर से सपोज करो ये एक पोलन ग्रेन है और ये इसके बाहर की लेयर मैंने ड्रॉ कर दी, ये बाहर वाली लेयर है। तो ये बाहर वाली हो जाएगी एक्साइन और अंदर वाली हो जाएगी एंटाइन। मैंने कहा था बाहर वाली जो लेयर उसमें कहीं कहीं छेद पाए जाते हैं, मैंने इसको देखो डिसकंटिन्यूस कर दिया। नजर आई आपको? डिसकंटिन्यूस। और यहां पर क्या है? जर्म पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जर्म पोर। ये क्या बन गए? छेद बन गए, जर्म पोर बन गए। इतनी कहानी समझ में आई? जब ये पोलन ग्रेन
हवा में तैरता हुआ किसी इंसेक्ट के द्वारा ये जाएगा किसके ऊपर, ये चला गया, आप ऐसे मानो, यहाँ मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये फीमेल पार्ट मैंने ड्रॉ किया है यहाँ, ठीक है। ये ओवरी हो गया, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ओव्यूल रखे हुए हैं, यानी कि एग सेल, फीमेल सेल, और ये आपका क्या है, स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल। तो जब ये पोलन ग्रेन यहाँ जाएगा, सपोज करो ये पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच चुका है, किसके पास, स्टिग्मा के पास, यानी कि मेल फीमेल के पास में जा चुका है। तो इसमें से जो ये है अंदर वाली लेयर, ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर की, ये बाहर की तरफ डेवलप हो जाती है ऐसे, ठीक है, एक ट्यूब बना लेती है, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब कौन से हॉल में से निकली, कौन से छेद में से बाहर निकली, इसकी बात करें तो ये बाहर निकली। तो इन छेदों को क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इनको जर्म पोर। क्या नाम दिया इनको, जर्म पोर। क्या नाम दिया है, जर्म पोर। जर्म पोर में से ये पोलन ग्रेन, जो पोलन ट्यूब निकल के बाहर निकली है, तो ये यहाँ पे आया और यहाँ पे एक पोलन ट्यूब बन गई और ये स्टाइल से होते हुए ऐसे, और ये नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। नीचे क्या है, यहाँ पे फीमेल सेल है, क्या है, फीमेल, और इसके अंदर क्या थी, मेल सेल। इसके अंदर क्या थी, तो मेल सेल यहां से ट्रेवल करते हुए यहां चल जाएगी। तो यहां मेल एंड फीमेल मिल जाएंगे इस ओवरी के अंदर, यहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। बेसिक बात जानने वाली ये है कि जर्म पोर से एक ट्यूब निकलती है पोलन की, उसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। उसमें से जो मेल सेल्स हैं वो फीमेल सेल्स के पास जाती हैं, कहां से, इस स्टिग्मा से होते हुए। इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कोई ज्यादा इसमें, क्योंकि आगे हमें वो चीज पढ़नी है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट जो आज टॉपिक पढ़ लिया है कि मेल पार्ट जो है वो किस किस तरीके से बनता है, कैसे कैसे वो बनता है। ओके।